तो चलो छोटे, आज से फिर से धमाकेदार शुरुआत करते हैं। अब सारी सेटअप हो चुकी है, कोई लाइट का इशू नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और अब से जो है वीडियो लगातार आता रहेगा इस चैनल पर, यानी कि रितेश की पाठशाला चैनल पर। आज हम फिर उपस्थित हैं 15 क्वेश्चन लेकर के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। ऐसे समझकर इस क्वेश्चन को पढ़ना। सेट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे 15 VVI साइंस के क्वेश्चंस, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही आना है। चलो छोटे, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। मुन्ना, यहाँ पर दो टर्म आ गया, पहला कि अम्लीय वर्षा और दूसरा है पीएच मान। दोनों से हम वाकिफ़ हैं, दोनों से तुमको भी वाकिफ़ करवाएंगे। पीएच का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है छोटे? पीएच का मतलब होता है ना पावर ऑफ, मुन्ना ध्यान दो, पावर ऑफ क्या? हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये कि अच्छा, पीएच किसके लिए, पीएच स्केल किसके लिए यूज होता है? किसी विलयन को ये दिखाने के लिए कि विलयन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इसी के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। और दूसरी बात, पीएच का मतलब तो समझ ही गए, पावर ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन। किस विलयन में हाइड्रोजन का कितना ताकत है ना, यही बताता है पीएच स्केल। कौन सा विलयन में हाइड्रोजन का कितना ताकत है, समझ में आ रहा है बात? पढ़ेंगे हम, जब पूरे केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे ना, शुरू से सब कुछ पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि पीएच स्केल क्या करता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन का कितना ताकत है ना, इसको बताने के लिए यूज होता है। दूसरा बात, कैसा होता है पीएच स्केल, जरा ध्यान देना छोटे, ए मेरे भैया ध्यान दो। ये 0 से शुरू होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बीच में 7, ये बड़ा ख़तरनाक वाला नंबर है। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 और यहाँ लास्ट में 14 होता है। छोटे गौर करना, ये जो 7 तुम देख रहे हो ना, यहाँ पर अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर आ जाएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? उदासीन विलयन। ए मेरे भैया ध्यान देना, अगर पीएच मान 7 से कम आया किसी विलयन का, तो वो कैसा विलयन होगा मुन्ना? अम्लीय विलयन है कि नहीं? याद करते जाओ, जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पूरा तो बहुत अच्छा से ये सारा कुछ बताएंगे। अभी के लिए इस ऑब्जेक्टिव का आंसर लगाना अलग बात है, इसके ऑब्जेक्टिव में जो जो टर्म छिपे हुए हैं उसको बताना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को पूरे गौर से देखना। और उदासीन, और 7 से ज़्यादा जैसे ही आगे जाओगे ना, 7 से 14 की तरफ इधर गए, तो इसका मान, अगर विलयन का मान 7 से ज़्यादा आ गया, पीएच मान, विलयन का पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा आ गया, तो क्या होगा? कैसा विलयन होगा छोटे? क्षारीय विलयन होगा। समझे मुन्ना? पीएच का मतलब भी समझ के, स्केल भी देख लिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखो, मान लो कि मैंने किसी एक विलयन को उठाया, 2 विलयन ले लिए। एक विलयन को देखा कि इसमें इसका पीएच मान कितना है, तो मैंने पाया कि उसका पीएच मान 6 है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। दूसरा विलयन को जो मैंने उसको करा, तो देखा पीएच स्केल पे कि उसका जो है पीएच मान जो है 3 आया। अब हम तुमसे पूछते हैं कि वो विलयन कैसा होता? तुम तो बड़ी आसानी से कह दोगे देख के अभी कि हाँ सर, ये 7 से कम है, तो दोनों विलयन क्या है? अम्लीय है। लेकिन यदि मैं तुमसे पूछूं कि इस दोनों में ज़्यादा अम्लीय कौन है? ज़्यादा अम्लीय ये क्या होता है? और होता है, एक होता है प्यारा, एक होता है ज़्यादा प्यारा, एक होता है खट्टा, एक होता है बहुत ज़्यादा खट्टा। ऐसा होता है ना, इसमें भी तो कुछ ऐसा होगा ना। एक है अम्लीय, ये दोनों अम्लीय हैं, ठीक है। एक होता है ईमानदार और एक होता है बहुत ज़्यादा ईमानदार। बेईमान में भी ऐसा लगा लो। उसी तरीके से ये दोनों तो अम्लीय हैं, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन इस दोनों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? ये वाला। 7 से जितना ये पीछे जा रहा है, वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता चला जाएगा। ये भी अम्लीय है, लेकिन इसके तुलना में कम। इसी तरह से छोटे क्षार में भी हो जाएगा। अगर मान लो 2 विलयन को तुम उठाए, दोनों को पीएच टेस्ट किए, तो फिर पता चला कि एक का पीएच 9 आया, एक का पीएच 12 आया। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए भैया, सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा मुन्ना? 7 से जो ज़्यादा दूर चला गया, ये वाला, ये ज़्यादा क्षारीय होगा, ये उसके अपेक्षा कम क्षारीय होगा, लेकिन क्षारीय होगा ये भी। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है तुम लोगों की क्लास के लिए कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? मुन्ना जरा देखना, रक्त का पीएच मान 7.4। भाई मेरे याद कर लेना, इसको बार बार आता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर। और इसलिए रक्त क्या होता है हमारा? क्या होगा? 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? अम्लीय होगा? नहीं, क्या होगा? क्षारीय होगा।
वर्षा जल का, यहाँ तो हमें अम्लीय वर्षा पूछा है, अच्छा जी, लेकिन हम अगर तुमसे पूछें कि वर्षा जल का पीएच मान मुन्ना बताओगे? वर्षा जल का पीएच मान 7 होता है। अगर तुमसे ऐसे पूछ दे कि वर्षा जल का पीएच मान, तो हम बता दिए 7 होता है, और ऑप्शन में ऐसा रहे कि वर्षा जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो क्या आंसर दोगे? उदासीन, क्योंकि उसका पीएच मान कितना है? 7 के बराबर। ऐसे रक्त में भी पूछ सकता है कि रक्त जो होता है क्या होता है, ऑप्शन में देगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? क्षारीय। अरे बहादुर, समझ गए? बिल्कुल हाँ सर। तो समझ गए छोटे, ये सारा पीएच के बारे में तो समझ गए। अब आता है मुन्ना अम्लीय वर्षा। एक तो होता है वर्षा, जिसका मतलब तुमने समझा, वर्षा जल का पीएच मान कितना? 7 के बराबर, उदासीन होता है। लेकिन ये अम्लीय वर्षा क्या होता है भैया मेरे? इसको मिटाऊं क्या? इसको मिटा करके हम तुम्हें थोड़ा सा समझा दें क्या? ए मुन्ना ध्यान तो दो, क्या होता है अम्लीय वर्षा? देखो छोटे, होता क्या है ना, अभी तुम देखा वर्षा हुआ, वर्षा का पीएच मान 7, उदासीन है, कुछ नहीं है उसमें, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। वायुमंडल में क्या होता है छोटे? CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या होता है छोटे? NO2 होता है, कौन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ या ना? ये सब उस वर्षा जल के साथ क्या हो जाता है? मिल जाता है। ये सब क्या होता है? उस वर्षा जल के साथ मिल जाता है। और बनाता क्या है उसके बाद? कौन कौन सा अम्ल बनाता है? एक बनाता है कार्बोनिक अम्ल, जिसको H2CO3 बोलेंगे, बोला जाता है। उसका सूत्र होता है सर, रासायनिक सूत्र होता है मुन्ना, है ना। दूसरा क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, हाँ या ना। और तीसरा HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ये मुन्ना देखो तो क्या देखा तुमने कि हमारा जो वर्षा का जल था उदासीन था, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। वो उदासीन वाला जल इस सब गैस के साथ मिल गया। वायुमंडल में ये सारे गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे गैस हैं, उससे मिल करके अम्ल बना दिया। कौन सा अम्ल? H2CO3, है ना, कार्बोनिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ये सारे अम्ल बना दिए। तो अम्ल ये वाला बना, और वर्षा का तो वो था ही जो उदासीन होकर आ रहा था, तो ये क्या कहलाने लगा? अम्लीय वर्षा। ठीक है छोटे, इतना समझ गए। अब क्या करते हैं, इसका आंसर देख लो जरा क्या होगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। छोटे अपने से समझ में नहीं आ रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा, कैसे होगा? 7 से कम ही होना चाहिए। अम्लीय है जैसे ही 7 से कम, सब ऑप्शन 7 से कम, 7 तो होना नहीं है। सबसे पहले इसको तो हटाओ, 7 तो होना नहीं है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल छाप लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, तय है, आएगा। चलो मुन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन है ये, कभी ना कभी घूम के आएगा तुम्हारे एग्जाम के अंदर, आना ही आना है, देखना तुम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, इसका आंसर तुम लगाएंगे ही, लेकिन उससे पहले और चीज़ देख लो जरा। हमसे कभी कभी ना ये पूछ लेता है, सिरका में पूछ लेगा तुमसे, भैया बता दीजिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल होता है छोटे? एसिटिक अम्ल। ए मुन्ना ध्यान दो ना, एसिटिक अम्ल। कोई दिक्कत? उसके बाद तुमको क्या पूछ लेता है? संतरा में भी पूछ लेता है कभी कभी। संतरा में बताओ कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल छोटे? सिट्रिक अम्ल। ध्यान दो मुन्ना, याद ही कर लेना, ठीक है। उसके बाद एग्जाम को आराम से फोड़ ले जाओगे। नींबू में बताओ, नींबू में कौन सा अम्ल? यही वाला सिट्रिक अम्ल। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। इमली में, सॉरी, नींबू में कौन सा अम्ल छोटे? सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन? सिट्रिक अम्ल। इसके अलावा एक और आता है इमली में। इमली में बताओ तो कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल छोटे? टार्ट्रिक अम्ल। यहाँ पे अम्ल भी लिख लो, टार्ट्रिक अम्ल। उसके अलावा देखो तुम्हें नेटल के डंक में पूछता है। चींटी का डंक तो है ही, चलो पहले चींटी का डंक ही देख लेते हैं। चींटी डंक में चींटी जो काट लेता है ना, तो कौन सा अम्ल छोड़ के चला जाता है जो फूल जाता है? समझा? ऐसे चींटी काट लिया, अब तुम देखते हो यहाँ पे ऐसे ऐसे फूल जाता है ना इतना, तो क्यों फूल जाता है? वो एक अम्ल छोड़ के चला जाता है, जिस अम्ल का नाम है कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। छोटे अब तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे कि भैया मेरे
आप तो कह रहे हो कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, ऑप्शन में तो कहीं फॉर्मिक अम्ल। भैया मेरे, मिथेनोइक अम्ल का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। दोनों में से जो भी होगा ना आप टिक लगाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? मिथेनोइक वाला अम्ल। या अगर फॉर्मिक अम्ल रहेगा तो आप फॉर्मिक अम्ल लगाना। एक और बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन इसमें पूछता है, नेटल के डंक में, तो यहाँ भी डंक रहेगा ना, यही वाला मारना, फॉर्मिक अम्ल या फिर कौन सा, अगर मिथेनोइक अम्ल ऑप्शन में रहेगा तो मिथेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत है? नहीं। इसके अलावा एक और छोटे पूछता है, दही में, यहाँ लिख दें, यहाँ जगह नहीं, ऊपर ही लिख देते हैं, दही में कौन सा होता है छोटे? दही में लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल छोटे? लैक्टिक अम्ल। हे मुन्ना, समझा क्या? ये तो आंसर एक हुआ, बाकी सबको छोड़ना मत, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हैं? अच्छा एक चीज़ बताओगे, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बता दोगे हमको? क्या होता है पता है? HCOOH। कहीं कहीं लिख दें, कहाँ लिख दें? यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं छोटे, यहाँ पे HCOOH। याद रखना, कहीं पूछ दिया तो, है ना, इसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। कोई दिक्कत मुन्ना? बिल्कुल नहीं। सब छापो, सबको याद करो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये वाला चींटी के डंक है तो चींटी के डंक वाला ही मिथेनोइक अम्ल वाला आने वाला है। पूछ सकता है तुमसे, इमली में बता दो तो क्या करोगे, संतरा में बता दो तो क्या करोगे? करोगे ना? सबका आंसर ठोक के आना है। अगला क्वेश्चन देख लो मुन्ना, क्या कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? छोटे ये क्वेश्चन जो है ना हमारे आवर्त सारणी चैप्टर से है। चलो इसको भी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ना ही है। आवर्त सारणी के बारे में बस इतना समझ लो कि वो एक तरह से दुकान है। जिस तरह से दुकानदार क्या करता है, सामानों को अलग अलग कैटेगरी में ऐसे बांट करके रखता है। जैसे कि साबुन जो है ना, कपड़ा धोने वाला एक तरफ, नहाने धोने वाला एक तरफ, ऐसे रखता है ना। बस उसी तरीके से धातु को एक तरफ, अधातु को एक तरफ, ऐसे करके अरेंज करके तत्व को रखा गया है, और उसी को क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले क्या किए थे? आवर्त सारणी उन्होंने तैयार किया ना, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, मतलब परमाणु द्रव्यमान जिसका जैसा था उसके हिसाब से वो तैयार किए। और अभी का जो आवर्त सारणी किस पे है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पे। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है छोटे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? क्या था? परमाणु द्रव्यमान। इतना शॉर्ट में नहीं पढ़ने वाले हम लोग इस चीज़ को, हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, बट चैप्टर में। इसमें एक दो तीन याद रखना, एक दो चीज़ क्या याद रखना छोटे, इसमें होता है कि अभी वर्तमान में ना कितने तत्व हैं जिसके, जो अभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर कि वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो ज्ञात तत्व अभी कितने हैं छोटे? बोलो ना, ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। कितने ज्ञात तत्व हैं अभी? 118। अच्छा, इसमें ना पीरियोडिक टेबल के अंदर में वर्ग होते हैं, आवर्त होते हैं। मुन्ना, वर्गों की संख्या पूछ लेता है कभी कभी, वर्गों की संख्या कितनी होती है आवर्त सारणी के अंदर? तो वर्गों की संख्या कितनी होती है छोटे, बताओ? वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या होती है 18। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। जबकि आवर्तों की संख्या कितनी होती है छोटे? आवर्त की संख्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है कितना बार नहीं, आवर्तों की संख्या कितने होते हैं? 7। अच्छा एक चीज़ देख लो छोटे, तुमको हम वर्ग और आवर्त ऐसे समझा दो। देखो मान लो कि ये पीरियोडिक टेबल है, अरे ये चल क्यों नहीं रहा, ये पीरियोडिक टेबल है, ऐसे 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 ऐसे, इतना छोटा नहीं होता है, बहुत सी चीज़ होता है, समझाएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब। अभी बस देख लो, ये वाला जो होता है ना ऐसे ऐसे 1 2 3, ये वाला क्षैतिज वाला देख रहे हो, ऐसे करके 7 होते हैं ये टोटल। तो ये 7 जो होते हैं क्षैतिज वाले ना, 7 जो होते हैं, यहाँ पे 4 5 ऐसे करके लिख लो। तो ये 7 जो होते हैं यही कहलाते हैं हमारा आवर्त होता है। ये क्या कहलाता है हमारा छोटे? आवर्त। और ये जो ऐसे ऐसे देख रहे हो उदग्र वाला, ये क्या होता है? टोटल 18 होते हैं, और यही हमारा क्या होता है? वर्ग होता है। समझे छोटे? तो आवर्त समझ गए, वर्ग समझ गए। क्वेश्चन पूछता है जब कि वर्गों की संख्या कितनी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर? कितना? 18। जबकि आवर्तों की संख्या कितनी? 7। कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा एक दो तीन क्वेश्चन और बनता है, मैं तुम्हें करवा दूं कि इसको मिटा देता हूँ। देख लो छोटे, इसको मिटा करके थोड़ा सा कर लेते हैं। इतना नोट कर लो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया ये सब क्वेश्चन है कि बताइए आवर्तों की संख्या कितनी होती है, वर्गों की संख्या कितनी होती है, ज्ञात तत्व अभी कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये तो पूछा ही गया है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में जो उसका आधार था, किस बेसिस पे उन्होंने तैयार किया था वो आवर्त सारणी, वो था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आधुनिक वाला जो है, अभी वाला भी पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस बेस पे है? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर। उसके अलावा एक दो क्वेश्चन और देख लो मुन्ना, इसको मिटा देते हैं, तुम नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले करके कर लो। देखो छोटे, पीछे करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है छोटे, देख लो। पहला कि अष्टक नियम किसने दिया था?
अष्टक नियम है ना मुन्ना, ये अष्टक नियम के बारे में पूछा जाता है। इसको किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। याद कर लेना इसको, पूरी चीज़ पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी तो बस इतना ही देख लो। न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक नियम किसने दिया छोटे? न्यूलैंड्स ने। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है, कौन सा? तिर्यक नियम का। तिर्यक नियम बोल दो मुन्ना, किसने दिया था तिर्यक नियम? बोल दे मेरे भाई। डॉब रेनर ने। किसने दिया था? डॉब रेनर ने। नोट कर लो इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में कभी ना कभी टपकेगा, बिल्कुल टपकेगा। इसके अलावा आंसर समझ गया तुमको? क्या था इस क्वेश्चन का आंसर? क्या था बता दो। मेंडलीफ ने किस आधार पर बनाया था अपना परमाणु, जो पेरियोडिक टेबल बनाए थे, किस आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। ठीक है छोटे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलो मुन्ना, अगला लाजवाब क्वेश्चन है, जरा देखना। इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि आप तुमको पूछ देगा कि इसका रासायनिक सूत्र बताओ। ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन ऐसे पड़े रहेगा, तुमको उसमें से एक निकालना होता है। देख लो, अभी पूछा हुआ है कि बुझा हुआ चूना है, यानी कि वो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तुम्हें बताना। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो, इसका आंसर तो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले और सारे देख लो। जैसे कि हम बात करें धोने वाला सोडा का, है ना, 3-4 और बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार यही सब घूम के आएगा। धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा क्या होता मुन्ना? इसको ना, धोने वाले सोडे को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ठीक है, ये भी बोला जाता है। और इसका जो होता है ना रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, ठीक से लिख लो छोटे, 10H2O, याद कर लेना, आता है एग्जाम के अंदर, इस सब को छोड़ना मत। धोने वाला सोडा के या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के, तो तुम इसका आंसर लगाना Na2CO3 × 10H2O, कोई दिक्कत? विरंजक चूर्ण इसके अलावा आता है छोटे, देख लो, विरंजक चूर्ण, ये भी पूछता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताओ, ऐसे करके एग्जाम में आएगा। क्या होता है? CaOCl2, CaOCl2, कोई दिक्कत मुन्ना? CaOCl2। उसके अलावा नमक का भी पूछ देगा कभी कभी। नमक क्या होता है छोटे? नमक का NaCl, नमक का क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक खाने वाला सोडा जो होता है ना, उसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। इसको मिटा दे क्या छोटे? इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, इस सबको नोट कर लो। धोने वाला सोडा जिसको Na2CO3 × 10H2O, जिसका रासायनिक सूत्र है, और उसको दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। विरंजक चूर्ण को देख लो छोटे, CaOCl2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। नमक का देख लो, NaCl होता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसको करो ठीक से, मिटाओ। अब इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखो, ध्यान दो मुन्ना। अगला जो है खाने वाला सोडा, क्या बोलते हैं उनको? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को क्या बोला जाता है छोटे, पता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, समझ में आ रहा है? खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, उसको क्या बोला जाता है छोटे? उसका जो और एक नाम है ना, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। इसका एक दूसरा नाम लिख दें यहीं पे, क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ए मुन्ना भूलना नहीं, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, समझा? ये तीनों नाम इसका उल्टा पुल्टा ना करना। खाने वाला सोडा को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, NaHCO3, NaHCO3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है छोटे? खाने वाला सोडा का क्या हो गया? बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, उसका क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा तुम्हारे एग्जाम के अंदर आता है संगमरमर का भी, संगमरमर, संगमरमर का क्या हो जाता है मुन्ना? CaCO3। ये सब रासायनिक सूत्र ना एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूँ सारे को, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं सर। तो ये तो मैंने दिखा दिया। उसके अलावा देख लो, बुझा हुआ चूना जिसका हमसे पूछ रहा था आंसर, इसका होता है CaOH2, सब पढ़ाएंगे क्या होता है बुझा हुआ चूना, क्या सारा कुछ केमिस्ट्री तो पढ़ने वाले हैं बड़े लाजवाब तरीके से। तुम चैनल पे बने तो रहो। तो क्या होगा? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOH2,
ठीक है छोटे। चलो मुन्ना अगला क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि निम्न में से जस्ता का अयस्क कौन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब। इसको ना जितना भी है करोगे कम ही होगा, आता ही आता है ना। तो कौन सा है। अच्छा उसके इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं, सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। इसको तो छोड़ो, अभी मैं इसके अलावे कुछ और बताने वाला हूँ। जरा देखो, ये सिनेबार तो पहले लिख लो। सिनेबार किसका होता है छोटे, सिनेबार किसका होता है, सिनेबार होता है मरकरी का। मरकरी का अयस्क कौन है, सिनेबार। जिंक ब्लेंड पूछा था, जिंक ब्लेंड इसका आंसर हो जाएगा। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क होता है, जस्ता का। जस्ता का अयस्क कौन सा है, जिंक ब्लेंड। ठीक है। बॉक्साइट किसका होता है छोटे, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का। एल्यूमिनियम है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ये होता है। अच्छा ये सारा क्वेश्चन को पहले देख लो। देख लिया, सिनेबार होता है मरकरी का, जिंक ब्लेंड जस्ता का, बॉक्साइट किसका, एल्युमिनियम का। उसके अलावा छोटे और भी सारा देखना है मुझे। अब क्या करें, इसको जरा मिटा दें, क्या लिख लिया होगा तुम, इसको जरा मिटा देते हैं। मिटा दूं, हटाओ इसको हटाओ। अब देखो, एक इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पूछता है ना, गैलेना, भैया मेरे छोड़ना मत इसको। गैलेना किसका होता है, सीसा का। गैलेना किसका अयस्क है, सीसा का। समझे, कोई दिक्कत, गैलेना समझ में आया है ना। उसके बाद हमसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट अभी बताना, हेमाटाइट, सीडेराइट, है ना, हेमाटाइट, सीडेराइट, ये सब किसका है। और मैग्नेटाइट भी आता है इसके अंदर, ये भी याद रखना, मैग्नेटाइट। ये सब, ये तीनों के तीनों किसके हैं छोटे, लोहा का। भैया मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीनों के तीनों किसका है, लोहा का। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर जिंक ब्लेंड था ना जस्ता का, उसी तरह से एक आता है पिंच ब्लेंड। रट लेना एकदम से, आना ही आना है। पिंच ब्लेंड छोटे, पिंच ब्लेंड होता है किसका, यूरेनियम का। इसको भी नोट करो, पिंच ब्लेंड किसका होता है, यूरेनियम का। ठीक है, नोट कर लिया छोटे, इतना नोट करो, इसको मिटाओ क्योंकि इसके अलावे और सारे हैं। एक जो एल्युमिनियम का तो अभी बॉक्साइट देखे थे ना, इसके अलावा और सारा होता है, पूछता भी है एग्जाम के अंदर, एकदम नोट करना। एल्युमिनियम का AL लिख दूं, एल्युमिनियम है। इसमें तो अभी देखा था तुम कौन, बॉक्साइट ना। चलो बॉक्साइट तो होता ही है, बॉक्साइट होता ही है। उसके अलावा इसमें होता है क्रायोलाइट, बिल्कुल क्रायोलाइट। ठीक है, कोरंडम, भाई मेरे कोरंडम। ठीक है, बॉक्साइट में एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क है, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम। उसके बाद फेल्सपार, बिल्कुल रट लेना इस सबको। जितना मैंने अभी अयस्क लिखाया बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आता है। एक जो इधर वाला नहीं आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे करके कोई ना कोई एक तो आएगा जरूर, एग्जाम के अंदर आता है। इसको समझो एकदम रीढ़ की हड्डी मान के इसको याद कर लेना। ठीक है छोटे। चलो मुन्ना अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। सिलिकॉन है एक, अच्छा सिलिकॉन क्या है ये हमें बताना है ना। ऑप्शन दे रखा है धातु, अधातु, धातु, मिश्र धातु, है ना। तो आंसर क्या होगा, उपधातु। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। इसमें क्या, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देख लो कि सिलिकॉन का क्या होता है, बताओ तो, सिंबल SI। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या बताओगे कितना होता है, 14। परमाणु संख्या कितना होता है सिलिकॉन का, 14। उसके अलावा बता दो मुझे कि इस सिलिकॉन का खोज किसने किया था, बताओ तो। इसका खोज किसने किया था, बर्जेलियस ने। किसने किया था, बर्जेलियस ने। कोई दिक्कत, बिल्कुल इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं था, बस यही था कि सिलिकॉन क्या है, उपधातु। जब हम पीरियोडिक टेबल्स पढ़ाएंगे ना, उस सब क्लियर हो जाएगा, कौन धातु है, अधातु है, उपधातु है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है छोटे। चलो मुन्ना अगला क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। ये तो पढ़े हैं ना पीछे, अभी पीछे पढ़े थे। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। पीछे तो पढ़े हैं ना, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, इथेनोइक अम्ल का बताओगे। इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम बताओ तो क्या है, क्या होता है छोटे, इथेनोइक अम्ल का क्या होता है, एसिटिक अम्ल। क्या होता है मुन्ना, एसिटिक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल जिसको बोलते हो ना, उसी को एसिटिक अम्ल बोला जाता है। इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र बोलोगे, CH3COOH। अच्छा बताओ तो, अभी पढ़ाए थे कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में। किस में पाया जाता है, सिरका में।
कोई दिक्कत? तो मेथनोइक अम्ल को क्या बोला जाता है छोटे? फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। इथेनोइक अम्ल को क्या बोला जाता है? एसिटिक अम्ल बोला जाता है। रासायनिक सूत्र भी समझ लिए, CH3COOH। उसके बाद सिरका में पाया जाता था ना एसिटिक अम्ल। चलो जी, चलो मुन्ना क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का। किसका यूज किया जाता है छोटे? नर्म लोहे का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस लोहे का? नर्म लोहे का। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओगे? बताओ तो हमें, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका यूज होता है? बताओ तो छोटे? इस्पात का। किसका? इस्पात का। इस दोनों क्वेश्चन को याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछेगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हम बोलेंगे किसका? नरम लोहे का। किसका? नरम लोहे का। जब पूछे अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इस्पात का। ठीक है, इसको याद रखना। चलो छोटे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ओम का नियम है। क्या कह रहा है ओम का नियम? अच्छा, ओम के नियम के बारे में जरा सुन लो मेरी बातें। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओम का नियम समझ लो थोड़ा सा। ओम साहब ने क्या कहा था कि भाई साहब जी आप क्या करिए, एक चालक ले लीजिए। चालक मतलब एक तार ले लिया मैंने, ये तार ले लिया इतना बड़ा। कहा ओम ने कि इसकी भौतिक अवस्था को परिवर्तित मत करिए, मतलब ना ही इसके लंबाई को बढ़ाइए, ना ही इसकी मोटाई को बढ़ाइए, ना ही इसको गर्म करिए, कुछ मत करिए। अगर उसकी भौतिक अवस्था को आप कुछ नहीं करिएगा, तब इसके दोनों सिरों पर, यहाँ पे और यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन दोनों सिरों के बीच में जो लगने वाले विभवांतर है ना, विभवांतर वोल्टेज की बात कर रहा है। इन दोनों सिरों के बीच में लगने वाला जो विभवांतर है ना, और इसमें जो बहने वाली धारा है आई, इसमें जो बहने वाली धारा कौन सी है? आई। वो हर बिंदु पर क्या होगा? समान होगा। वो हर बिंदु पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये उसी कांस्टेंट को उन्होंने बताया था आर। उसी कांस्टेंट के लिए उन्होंने क्या लिखा था? आर लिखा था। और यहीं से क्या फॉर्मूला बन के आएगा छोटे, जरा बताओ? V बराबर IR। ओम का नियम जब हम पढ़ाएंगे, जब हमारा आएगा टाइम जिसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें पूरे ओम के नियम को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया? V बराबर IR। और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है हमसे कि ओम का नियम है, तो ओम का नियम कौन सा है? ओम का नियम इसमें से बताओ। V बराबर IR। कोई दिक्कत मुन्ना? इसके अलावा एक चीज़ और पूछ देता है इस क्वेश्चन में ओम के नियम से, कि ओम का नियम ना किससे संबंधित है। ठीक है छोटे, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो आंसर तुम्हारा होना चाहिए, अगर हमें पूछे कि ओम का नियम किससे संबंधित है, ओम नियम जो है ना संबंधित किससे, अगर ये पूछे ओम नियम जो है संबंधित है किससे, तो हमारा आंसर होगा प्रतिरोध से। इसको याद रखना छोटे, पूछ देता है कभी कभी कि ओम का नियम किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे मुन्ना? ओम का नियम प्रतिरोध से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो मुन्ना अगला क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। अच्छा, इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आता है ऐसे मात्रक से ना, जरा देखो तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा मात्रक हम लिखा देते हैं ना। विभव पूछे या विभवांतर पूछे, विभव या विभवांतर, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है छोटे? वोल्ट। क्या होता है मुन्ना? वोल्ट। विभव या विभवांतर पूछेगा तो क्या होगा? वोल्ट। अच्छा, उसके बाद बल का ऐसा मात्रक पूछे तो न्यूटन। क्या होता है छोटे? न्यूटन। ठीक है। उसके बाद अगर दाब का पूछे तो दाब का बोलो पास्कल। दाब का क्या होता है? पास्कल। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। आवृत्ति का पूछे छोटे तो क्या होगा? हर्ट्ज। क्या होगा? आवृत्ति का हर्ट्ज होगा। ठीक है। विद्युत धारा का पूछे तो विद्युत धारा का सब नोट कर लेना, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है। अगर विद्युत आवेश का पूछे तो विद्युत आवेश का क्या होता है मुन्ना? विद्युत आवेश का बोल दो कूलाम। क्या होता है? कूलाम। समझे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट। तो अभी हमसे पूछ रहा था कि विभवांतर का ऐसा मात्रक बताइए, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है छोटे? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? विभव का, विभवांतर का, बल का, दाब का, आवृत्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक इसमें छूट रहा है ना, ताप का भी कर भी लो। ताप का क्या होता है मुन्ना? यहाँ पर लिख देते हैं, ताप का केल्विन।
ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। थोड़ा सा ठीक से लिख लेना। ताप का क्या होता है ऐसा मात्रक? केल्विन होता है। ठीक है, नोट कर ले इसको। अगला क्वेश्चन देख लो मुन्ना, क्या कह रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ये तो सोचो कि आमीटर होता है क्या? आमीटर होता है क्या? किसी परिपथ में, जैसे मान लो ये तार है, इतना बड़ा तार यहाँ, अब इसमें हमको पता करना है कि कितना धारा बह रहा है, तो इसको बीच को तोड़ देंगे, तोड़ दिए, काट दिए तार को, यहाँ पे आमीटर लगा दिया श्रेणी क्रम में। कैसा लगता है आमीटर? कैसे लगता है? श्रेणी क्रम में। और उसके बाद इसमें से कितनी धारा बह रही है इस तार के अंदर में, इसको पता किया जाता है आमीटर के सहारे। तो आमीटर का उपयोग होता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा कितना बह रहा है ना, उसको मापने के लिए आमीटर का यूज किया जाता है। तो आमीटर का यूज विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। तो उसका जो प्रतिरोध होता है ना, बिल्कुल ना के बराबर होता है, जीरो होता है, लगभग जीरो ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो कैसा है, छोटा है, बड़ा है, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत छोटा कर सकते हैं। क्या करेंगे? आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? बहुत छोटा। इसमें एक दो बात जो पूछता है उसको लिख लो। क्या प्रतिरोध, जो आमीटर होता है ना, इसको किस क्रम में लगाया जाता है? तो किस क्रम में लगाया जाता है बताओ? श्रेणी क्रम में। परिपथ में जो है आमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। और इसका काम बताओ, काम क्या होता है? विद्युत धारा को, बोलो ना, विद्युत धारा मापना। विद्युत धारा को क्या करता है? मापता है। कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको मापने का काम कौन करता है? आमीटर। अगला क्वेश्चन देख लो छोटे, क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। क्या होगा छोटे इसका आंसर? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि विद्युत बल्ब जो होता है ना, टंगस्टन जो होता है ना छोटे, इसका जो गलनांक होता है 3140 डिग्री सेल्सियस, यानी 3140 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचेगा तब जाकर के ये गल जाएगा, पिघल जाएगा। इसका गलनांक इतना होता है। जबकि इसको फिलामेंट को चमकने के लिए जो चाहिए, कितना चाहिए तापमान? 2700 डिग्री सेल्सियस। यानी 2700 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही तापमान पहुंचता है तो क्या होता है? फिलामेंट चमकने लगता है। तो 3140 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच ही नहीं पाता, जिससे टंगस्टन क्या हो जाए? वो पिघल जाए। उसका गलनांक तो है 3140 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए विद्युत बल्ब में किसका यूज करते हैं हम? टंगस्टन का यूज करते हैं, क्योंकि यह 2700 डिग्री सेल्सियस पर जाते जाते चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लो छोटे, क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये तो भी पढ़ा है ना। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक? कूलम होता है। इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो छोटे, क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देख लो, अवतल दर्पण में थोड़ा सा देख लो कौन कौन सा, मतलब किस किस चीज़ में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसको नोट कर लेना छोटे, इंपॉर्टेंट है। जैसे हजामती करने में किसका यूज? अवतल दर्पण का। यही दाढ़ी वाड़ी बनाने में किसका यूज? अवतल दर्पण का। ठीक है। उसके बाद वाहन के हेडलाइट में, वाहन के किस में? हेडलाइट कॉमा सर्च लाइट, इस सब में किसका यूज होता है छोटे? अवतल दर्पण का, है ना मुन्ना। आगे देखो, उसके अलावा कहाँ पे? टॉर्च में, इसी का अवतल दर्पण का यूज होता है टॉर्च में। और डॉक्टर साहब भी यूज करते हैं इसका। डॉक्टर क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं किस चीज को देखने के लिए? कान, नाक, गला, है ना छोटा। इस सब को जांच करने के लिए डॉक्टर इसका यूज करते हैं। गला का, फिर दांत का भी कह सकते हो, दांत भी। तो नाक, कान, गला, दांत, इस सब को देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करते हैं। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन में इसमें नहीं रहना, एक होता है उत्तल दर्पण का जो यूज है ना, वो साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर यानी वाहन का जो साइड मिरर है उसके रूप में किसका यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि वाहन के हेडलाइट, सर्च लाइट, ये भी वाहन वाला है तो इसका भी आंसर उत्तल दर्पण होगा, कभी नहीं। उत्तल दर्पण जो है वो साइड मिरर के रूप में, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, जबकि वाहन के हेडलाइट, सर्च लाइट, इस सब में किसका यूज? अवतल दर्पण का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा छोटे? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्या होगा मुन्ना? अवतल दर्पण। चलो मुन्ना, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम में किस रंग किरण का विचलन सबसे अधिक होता है?
तो विचलन जो है सबसे अधिक, जब हम प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अभी के लिए देख लो। सबसे ज़्यादा विचलन, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का। कौन से रंग का छोटे? बैगनी रंग का। अभी के लिए बस याद करो, पूरा पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। सबसे कम विचलन किसका होता है बताओ? किस रंग का? लाल रंग का। सबसे कम विचलन किस रंग का? लाल रंग का। अच्छा, इसके साथ एक और चीज याद कर लो, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है छोटे? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? ये होता है बैगनी रंग का। इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, इसको याद तो करना ही पड़ेगा मुन्ना। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग का। अभी के लिए बस याद करो, मैं सारा कुछ समझाऊंगा जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन सा? प्रकाश चैप्टर, उसमें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा विचलन पूछा था ना, सबसे ज़्यादा विचलन तो किस रंग का हो जाएगा छोटे? बैगनी रंग का। इसका आप ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब लाजवाब तरीके से करो। तो इसी तरीके से चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करो। सारे सब्जेक्ट्स यहीं पे पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स साइंस सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और याद रखो छोटे, डेली सुबह के 10 बजे हम वीडियो अपलोड कर देंगे, और कल से रेगुलर क्लास होता रहेगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।